बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो गया। पहला मैच इस वक्त वनडे का जारी है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस वक्त बैटिंग कर रही है। 250 से ज़ायद रन स्कोर कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने आज इस मैच में टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद जो है पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों को इस मैच में डेब्यू कराया है। वसीम जूनियर इस मैच में डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ साथ जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर्स हैं। हमने काफ़ी बातें की थी जाहिद महमूद को कि टीम में खिलाने की, तो आज जाहिद महमूद को जो है मौका दिया गया और अब तक जाहिद महमूद जो है इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 विकेटें अब तक जाहिद महमूद ने इस मैच में अब तक हासिल की हैं और मैच इस वक्त भी जारी है। इसी हवाले से मैच में बात करने के लिए हमारे साथ जो है साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो है सीनियर एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, क्या कहेंगे? मैच स्टार्ट है, 250 प्लस रन स्कोर कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने अब तक, तो समझते हैं कि कितना टारगेट वो सेट करेगी ऑस्ट्रेलियन टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 24 साल के बाद एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो हो रहा है। और जैसा कि विकेटों पे बात की जा रही थी तो इसको ये कहा जा रहा है कि सपोर्टिंग विकेट है। और अब तक जैसा कि मतलब ये कि एरन फिंच की क़यादत में ये ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर मैच खेल रही है। और डैनियल विटोरी, आपको पता है कि न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, वो कोच हैं, बड़े सीजन कोच हैं, बड़े अच्छे कोच हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला जो है वो ज़ाहिर है अच्छा होगा। और वैसे भी अगर आप ये देखें शहजादा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक, जब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने ODI खेलना शुरू किया है उस वक्त से अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो है मुख्तलिफ इवेंट के दौरान भी और बाहिमी सीरीज़ के भी टोटल 104 मैचेस हुए हैं। 68 मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 32 मैचेस जो हैं पाकिस्तान ने जीते हैं। तो इसमें तो इंटरनेशनली जो ODI हैं उसमें तो उनको बरतरी हासिल है। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में जो मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने खेले वो टोटल 11 मैचेस हुए हैं, तो 6 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 4 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जीतने में कामयाब रही है। इसका मतलब ये है कि इससे कबल जो मैचेस हुए हैं यहाँ पर उसमें हमने होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए उन सीरीज़ को जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसका मतलब ये है कि अब जो ये मैच हो रहा है वो भी, उसमें भी हमको थोड़ा सा एज हासिल होगा होम कंडीशंस का और उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर वनडे के हवाले से बात करें जो ये पाकिस्तान आई है तो ये कमोबेश नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। आप इसको कमज़ोर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि नए खिलाड़ी हैं। फिर इनके जो सीजन खिलाड़ी थे स्टीवन स्मिथ वो पहले ज़ख्मी होकर चले गए, फिर मिचेल मार्शल जो हैं वो 10 ज़ख्मी हो गए और उसके बाद जो जोश इनके खिलाड़ी हैं वो उनका कोविड जो है पॉजिटिव आया है, तो वो भी आज की इस टीम में शामिल नहीं है। और ज़्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो पहली मरतबा मतलब इस वनडे में खेल रहे हैं। अच्छा, रह गई बात आज के मैच की, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक जैसे 250 आपने इंटरव्यू में बताया कि 250 से ज़्यादा रन हो गए हैं, कम बेश मेरे ख्याल से 45 से 42 43 44वां ओवर जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर तो लगता ये है कि उन्होंने बेहतरीन रन्स बनाए और आपने देखा कि शुरू में मतलब बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने जो है बड़े स्ट्रोक खेले, अच्छे चौके भी लगाए, एक आध छक्का भी लगाया और शुरू से उन्होंने जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेली। जिस तरह से हम कहते रहे हैं कि आपको जो है मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए, तो उनकी विकेटें भी गिरती रहीं लेकिन वो साथ साथ रन्स भी बनाते रहे। और इस वक्त ऐसा लगता है कि कमोश वो 50-60 रन और बना सकते हैं। तो 300 यानी कि समझते हैं कि 300 प्लस रन जो है ऑस्ट्रेलियन टीम का टारगेट होगा कि पाकिस्तान को दे। जाफर साहब क्या कहेंगे? जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं, जिस तरह एवरेज इस वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम का, समझते हैं 300 प्लस रन? और फिर पाकिस्तान ने एक जो फैसला किया है टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, क्योंकि हमारी जो हम चेस करने पे जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा कि 4, 5, 6 रन 10 रन पे हमारी 5-5 विकेटें गिर जाती, तो समझते हैं। और फिर एक दफा फिर इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया, समझते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ जाती की गई इस वनडे में। शहजादा मोइन, आपने एक सवाल में जो है ना 4 सवाल मुझसे कर दिए। पहले तो मैं ये बताऊं आपको, टॉस के हवाले से जो बाबर आजम ने फैसला किया है, मुझे ये लगता है कि उन्होंने बैटिंग स्ट्रेंथ अपनी ज़्यादा बढ़ाई है इस मरतबा। 7 से 8 प्लेयर्स जो है ना इन्होंने अपने बैटिंग स्ट्रेंथ को मजबूत करके इन्होंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया। लेकिन
बॉलिंग आप देखें, बॉलिंग में वो कारनामा अंजाम नहीं दे सके हमारे बॉलर्स जो करना चाहिए था। हालांकि अच्छा, बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं तो शाहीन शाह आफरी रेस्ट कर रहे हैं, वसीम जूनियर को उनकी जगह पे जो है आज मैच खिलाया गया। समझते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को इस मैच में कम से कम पहले वनडे में शिरकत करनी चाहिए थी, आगे जो मैचेस हैं दो उसमें जो है आराम देकर जो है बकिया बॉलर्स को खिलाते। नहीं, रेस्ट नहीं करवाया गया, बल्कि उनको थोड़ा सा इंजरी हुई है, उनको बॉल लगी है, उनके पाँव पे, घुटने पे बॉल लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो थोड़ी सी तकलीफ में हो, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, कंटिन्यू खेल रहे हैं वो, और शाहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक मेन बॉलर हमारा अगर वो हट जाता है तो कोई दूसरा मैन है ही नहीं। हसन अली ने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, आज तो बहुत ज्यादा वो पिटे हैं बल्कि, ठीक है। वसीम पे एनएसआर किया जा रहा था, लेकिन वसीम उस तरह की बॉलिंग नहीं करवा सके जो कि करनी चाहिए थी। फिर हारिस भी अपनी पेस ही करते रहे, लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सके, जो हमेशा उनकी एक आदत रही है कि पेस से आउट करना है, थोड़ा सा दिमाग में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जाहिद महमूद की अगर आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 59 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अच्छा, जाहिद महमूद के हवाले से एक बात, जहां उन्हें चांस देना चाहिए था टेस्ट मैचेस में वहां उन्हें नहीं दिया गया। वनडे में अगर बात करते हैं कि उस्मान कादिर की कारकर्दगी आप पिछली उठाकर देख लें तो बड़ी अच्छी है, वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो समझते थे कि आज उस्मान कादिरी को टीम में शामिल होना चाहिए था, बजाहिर जाहिद महमूद को आपने टीम में इन कर दिया। मैं तो यही कहता हूं कि जाहिद महमूद की जगह उस्मान कादिर को होना चाहिए था, और उस्मान कादिर उनका होम ग्राउंड था जहां पे वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जहां पे मैचेस खेलते रहते हैं, वहीं पे, बल्कि उनके घर भी वहीं पे करीब ही है, तो वहां पे उनको उस्मान कादिर को देते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चांस था। लेकिन शादाब के आने के बाद जो है ना, वो जाहिर सी बातें इन दोनों का रोल तकरीबन पीछे चला जाता है, लेकिन इस वक्त मौका बनता था कि वो उस्मान कादिर को देते, और जाहिद महमूद को टेस्ट में खिलवाना चाहिए था। उनकी जिस तरह से वो बॉलिंग आज भी कर रहे थे, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। आज भी वो बहुत तेज फेंक रहे थे, तभी प्रेशर, समझ ले प्रेशर था आज उन पे। प्रेशर होता है ऑब्वियसली, जब आप एक पहला मैच खेल रहे होते हैं हर तरह का प्रेशर होता है, आपको परफॉर्म भी करना होता है, आपको क्योंकि डेब्यू किया होता है आपने, तो आपको थोड़ा सा जो है ना संभल कर करना होता है। और इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, आप देखें, जो ऐसा कोई सीनियर प्लेयर होता है जो इस मौके पर, क्योंकि डेब्यू करने वाले प्लेयर को समझाना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। अब आपके कोच थे, उन्होंने कोच ने जो हिदायत दी होगी उस पर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखें, रियाज भाई मुत्तफिक होंगे मेरी इस बात से कि उन्होंने शुरू में आके बड़ी तेज बॉलें की हैं जो कि नुकसानदेह साबित हुई हैं, उसमें वो पिटे हैं। जब उन्होंने 3 ओवर 4 ओवर कर लिए उस तेज में, उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था जो उनको आके समझा दे कि भाई जरा लाइन बना लें आप, या इस जगह पे आप फेंक लें बॉल, तब जाके आपको विकेट हासिल हो सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना कमी महसूस हुई कि यार यहाँ पे अगर कोई सीनियर होता जो कि एक डेब्यू करने वाले प्लेयर्स को जरा बेहतर तरीके से वो समझाता है, वो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, रियाज साहब, जिस तरह जाहिद महमूद की बात कर रहे थे, उसी तरह आज हम देखते हैं कि इस टीम के अंदर जो है अब्दुल्ला शफीक नहीं है, जो मुसलसल परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, टेस्ट मैचेस में भी किया, PSL में भी किया, और अब आज उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। हमने देखा कि उनकी जगह पे एक दफ़ा फिर इमामुल हक को तरजीह दे दी गई। इस मैच में इमामुल हक खेल रहे हैं, हमने काफ़ी कहा कि उनके जो है आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं। पिछले में बेशक उन्होंने 70 रन स्कोर किए टेस्ट मैच में। समझते हैं कि आज जो इन्हें खिलाया गया इमामुल हक को सही सिलेक्शन थी? देखें, आज जिस तरह से मतलब टीम जो अनाउंस की गई है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब्दुल्ला शफीक को कम से कम इस टीम में होना चाहिए था। असल में हम उस जो हिसार है ना उससे बाहर नहीं आ रहे। अभी हम 80s और 90s की जो दौर की क्रिकेट है उसी में पड़े हुए कि अगर उसने सेंचुरी बना दी है वहाँ पे लाहौर में डेड विकेट पे गो के, हम उसकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी को कम नहीं करना चाहते हैं इमामुल हक की, उसने अच्छे रन बनाए और आइंदा भी वो बनाएगा, लेकिन आपको वैरायटी लेके आनी चाहिए, आपको जो है चांस लेना चाहिए। जब तक आप चांस नहीं लेंगे, वैरायटी आपकी नज़र नहीं आएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको इमामुल हक की जगह कम से कम अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे लेकर आना चाहिए था। रह गई जाहिद महमूद की, जो अभी आपने बात की, तो मैं थोड़ा सा बहुत ही अदब के साथ जाफर साहब से थोड़ा सा मासूमाना इख्तलाफ भी करूँगा। हाँ, देखें, इसलिए कि जाहिद महमूद के लिए बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था, उसकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ये नहीं थी कि वो ऐसे ही था। ये आपकी बात सही है बिल्कुल कि उसको टेस्ट में अगर मौका दे देते तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता और हमारी टीम के लिए भी अच्छा होता, और थर्ड टेस्ट हम हारने के बजाय जीत भी सकते थे। अब देखें, अगर आज उसे मौका दे दिया तो मैं ये समझता हूँ कि सही है, इसलिए कि जितनी उसने मेहनत की थी उसको मतलब कैप मिलनी चाहिए थी, आज कैप मिली। और फिर शहजादा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक वो 2 विकेटें ले चुके हैं, यानी उन्होंने अपनी जो टीम में जो इंक्लूजन है उसको उसने जस्टिफाई किया। ये जस्टिफाई की बात करें तो इफ्तिखार भी विकेट ले चुके हैं, एक इफ्तिखार ने ली
लिए, एक खुशदिल ने लिए, 2 विकेटें लिए ना, तो इसका मतलब है अभी चांस है। अच्छा, ये सपोर्टिंग विकेट कही जा रही थी, लेकिन आप ये देखें कि इसमें जैसे वसीम जूनियर ने एक बड़ी अच्छी गेंद की थी जो LBW हुआ था, और लेकिन वो बल्ले से लगा था, अंपायर ने आउट दे दिया था उसको, अलीम डार ने आउट दे दिया था। ट्रेविस हेड है जो अभी सेंचुरी बना के गए, तो उन्होंने उसी वक्त उस पर वो ले लिया था, रिव्यू ले लिया था। तो वो जो थी हल्की सी स्लाइटली, मतलब जब गेंद जो है बल्ले करीब से जाती है तो वो उसकी जो एयर होती है उसकी वजह से भी एक आ जाता है। तो बहरहाल वो आ गया था, तो वो आउट करार नहीं दिए गए, लेकिन उन्होंने शुरू में उन्होंने जोश के साथ गेंद की, और जो मतलब जाफर कह रहे थे, सही कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा सा होश से भी काम लेना चाहिए था और विकेटों पे गेंद करनी चाहिए थी। प्लेयर होते तो उन्होंने समझाते। तो नहीं, अब यही मौका होता, उसने अपनी तरफ से, वसीम जूनियर ने। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये कि आज आप मतलब 2 खिलाड़ियों को डेब्यू की कैप दिया, और एक ने तो अपने जस्टिफाई कर दिया सिलेक्शन को, जाहिद महमूद ने। रह गई वसीम की बात, तो अभी बहुत मैच बाकी हो सकता है, वो गेंदें करेंगे। वसीम है एज ए बेस्ट ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, वसीम है, ऐसा लेकिन कोई शक नहीं है। लेकिन बहैसियत बॉलर जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। हालांकि अलीम डार ने उनकी गेंद पे ट्रेविस हेड को आउट दे दिया था LBW, लेकिन लकीली जो है वो बल्ले से गेंद टकरा गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बुनियादी तौर पे बात सही है कि इसमें जो है अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए था, और इमामुल हक को, वही वाली बात आती है कि सबको पता है कि जाहिर है इंज़िमामुल हक के भतीजे हैं, तो किसी भी बड़े प्लेयर का रिश्तेदार होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मतलब ये कि अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, और इमामुल हक ने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको चांस लेना चाहिए, जब तक आप अपने खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, उनका एतमाद नहीं बहाल करेंगे, तो आपको एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा खिलाड़ियों की किस तरह से जज कर सकेंगे। तो ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आपको खुद ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की ये वाली टीम है, मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री में जो टीमें पाकिस्तान के दौरे पे आई हैं, ये वाहिद टीम है जिसमें नए खिलाड़ी 4 या 5-6 नए खिलाड़ी खेल रहे हैं, और मतलब ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक मैच खेला है वनडे का। तो ये ऐसा मौका था कि आप अपने भी मतलब नए खिलाड़ियों को मौका देते, गो के उनकी एक्सपर्टीज, उनके इंटरनेशनल मैचेस ना खेलने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा है, उनका फिटनेस लेवल हमसे अच्छा है, उनका मेंटल टफनेस लेवल हमसे अच्छा है, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच हमसे अच्छी है, उनकी टेक्निकलिटीज़ हमसे अच्छी हैं, और जाहिर है मतलब वो हमसे ज़्यादा समझ और IQ लेवल रखते हैं। बिल्कुल IQ ज़्यादा रखते हैं। जाफर साहब है, आप बैटिंग स्टैंड की बात कर रहे थे, तो आज हमने सऊद शकील को भी चांस दिया है, तो समझते हैं कि जब प्रेशर आएगा तो वो किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन नो डाउट सऊद शकील बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर हैं, लेकिन जिसकी जगह चांस दिया हैदर अली की जगह, वो उनकी जगह भी बनती थी। लेकिन ऑब्वियसली एक प्लेयर खेल सकता है। सऊद शकील के बारे में यह है कि उन्होंने डोमेस्टिक में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मौका भी मिलना चाहिए था। एक जाहिद महमूद हो गए और सऊद शकील हो गए, ये काफ़ी अरसे से टीम के साथ चल रहे हैं, इनको अब वनडे में आके मौका मिला है दोनों को, हालांकि टेस्ट में भी मिलना चाहिए था। ये ऐसे प्लेयर थे कि जो टेस्ट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इस मैच में आप समझते थे कि शाहनवाज धानी अगर हसन अली को भी रेस्ट देते, शाहनवाज धानी को खिलाते, तो शायद सूदमंद साबित होते शाहनवाज धानी? बिल्कुल होता, क्योंकि नई बॉल से बॉल करना शाहनवाज धानी ने दिखाया कि नई बॉल से किस तरह बॉल होती है। हसन अली फिर भी जो है ना वो सेकंड स्पेल करते हैं, लेकिन आज उनसे पहला स्पेल करवाया गया। जब स्पेल करवाया गया तो समझिए जब शाहिनशाह आफरीदी को इंजर्ड थे, तो यकीनन शाहिनशाह आफरीदी अगर शाहनवाज धानी खेलते तो नई बॉल से बॉल करते, तो हसन अली भी अगर खेल रहे होते तो उनको भी फायदा होता। ऑब्वियसली फ़ायदा होता, क्योंकि शाहनवाज धानी अच्छी बॉल करते हैं और तेज़ बॉल करते हैं और उनका एग्रेशन बहुत अच्छा है। इवन ये कि हारिस रऊफ होते और शाहनवाज धानी होते तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता। लेकिन अभी इन्होंने ये किया कि 3 स्पिनर लिए और 3 फास्ट बॉलर लिए, जिसमें से स्पिनर्स तो कामयाब होते दिखाई दिए, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने कुछ भी नहीं किया, ये हम कह सकते हैं। अब आपको जो है ना हो सकता है कि वहां पे पिचेस को देखकर या ड्यू फैक्टर को देख के, जिस तरह बाबर ने कहा टॉस जीतने के बाद कि हम ड्यू फैक्टर को देखकर हमने जो है ना पहले फैसला किया कि हम फील्डिंग ले और 300 के अंदर हम आउट करें, तो 300 तक तो पहुंच ही गए तकरीबन। बिल्कुल एक बात तो साबित हो गई कि वो उस तक पहुंच गए जिस तक कप्तान का टारगेट। तो समझते हैं कप्तान के टारगेट को जो लेकर, क्योंकि अब देखेंगे कि बाबर और रिजवान पे भी काफी भारी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ फखर पे, बैट्समैन, तमाम बैट्समैन पे भारी जिम्मेदारी है, सिर्फ बाबर या रिजवान पे नहीं, सब शकील पे भी जिम्मेदारी है। पहला मैच है उनका, उनको भी दिखाना है कि कैसे करनी है बैटिंग, हमने क्या करना है, एक वर्ल्ड क्लास टीम के सामने क्या परफॉर्मेंस देनी है, इन सब का, क्योंकि अब तो बैटिंग पे वर्ल्ड क्लास टीम कह रहे हैं, रियाज साहब कह रहे हैं कि एक मैचेस खेले हुए प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन जो आए हुए हैं, तो समझते हैं कि ये फर्क टीम वर्ल्ड क्लास जरूर है। देखिए उनकी अप्रोच हमसे अच्छी है, लेकिन प्लेयर्स को होम ग्राउंड पे हमें ज्यादा मौका देना चाहिए, बजाय कि वो अपने नए प्लेयर्स डाल रहे हैं।
ठीक है ना, हमारी होम सीरीज हो रही है तो उन्होंने एक मतलब फिर जीदारी का मुजाहरा किया कि अपने नए प्लेयर्स को मतलब अवे सीरीज में मौका दिया है। ये एक बड़ी बात ये है। एक बड़ी बात होती है कि वो, और उनका प्लान क्या है आप ये देखें, उनका ऑस्ट्रेलियन का प्लान है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए उनका तो हर चीज बयान सामने आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो मैच बाय मैच चल रहे हैं, डे बाय डे चल रहे हैं। उनकी जो प्लानिंग होती है जाफर, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है। वो मतलब एडॉक पे नहीं जाते, फौरी तौर पे कोई रिजल्ट हासिल करना नहीं चाहते कि जी हमने बस जीतना है, ये सीरीज में हम जा रहे हैं और हर तरह से हम इसको कर लें। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करें, इसलिए उन्होंने मौका दिया और अवे सीरीज में दिया। तो बाबर क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, अपने फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं, अपने जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं, नौजवान प्लेयर्स हैं, उनको चांस देते, जिस तरह मोहम्मद हारिस की बात हो रही थी, उन्हें टीम में रखते और फिर उन्हें मैच खिलाते। शहजादा मोइन ये जो है ना, एक ये सिर्फ बाबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाबर को भी तो कहीं से मतलब कन्वे होता है ना, जो उनके बेंच ऑफिशियल बैठे हैं। असल में ये हमारा एक माइंड सेट है कि हम जो है बस एक हिसार में बंधे हुए हैं और हम मतलब ये कि घबराते हैं कि कहीं हमें कोई शिकस्त ना हो जाए, और उसके लिए हम सारी जो है तरकीबें लड़ाते हैं। और मतलब ये कि एक्सपीरियंस, और अगर मतलब ये कि जिस प्लेयर को नहीं भी खिलाना है लेकिन उसको इस बुनियाद पे खिलाते हैं कि यार उसने 2 साल पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 1 साल पहले या फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं ये समझता हूँ कि हमें वैरायटी लेके आना चाहिए, चांस लेना चाहिए, और हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि हम जो है शिकस्त खाएंगे। आपको फतह के लिए जाना चाहिए, अपनी प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, आपकी मेंटल अप्रोच जो है उसको प्रोफेशनल रखना चाहिए, और मेंटल टफनेस लेवल को आपको अच्छा रखना चाहिए। स्कोर बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, कंडीशन और सिचुएशन आपके सामने कंडीशन सिचुएशन पे भी नजर रखनी है। जाफर साहब, खुशदिल शाह नो डाउट बड़ा अच्छा एक इजाफा है पाकिस्तान टीम में। और एक विकेट और गिर गई है जाफर, अभी हारिस रऊफ ने लिए विकेट, ये हारिस रऊफ ने लिए। लेकिन बात हुई है कि इस जब जो कप्तान ने 300 का टारगेट दे दिया तो वो 300 तक तो टीमें पहुंच, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन टीम का जो टारगेट है वो तो पहुंच रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम 220 रन रह गए, 300 होने में 280 तक तो पहुंच गए, 279। सर खुशदिल शाह की बात कर रहे थे जाफर साहब, बड़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो समझते हैं कि मुस्तकिल अगर जाहिद महमूद को चांस दिया गया तो समझते तीनों मैचेस उन्हें खिलाए। देखिए खुशदिल शाह जो है ना वो एग्रेसिव प्लेयर हैं, और T20 में उन्होंने साबित किया कि अच्छे प्लेयर होने के, और ख़ासतौर पर मिडिल ऑर्डर में जाके वो रुकते भी हैं, खेलते भी हैं, फंसते भी हैं। आप बात करें इफ्तिखार अहमद की, इफ्तिखार अहमद को किस जाविये में उन्होंने लिया है टीम में। अब आप कह रहे थे कि नए नौजवानों को चांस देना चाहिए, जब आपने सीनियर्स प्लेयर्स को बाहर कर दिया तो आपके ख्याल में कि इफ्तिखार अहमद सीनियर नहीं है? तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपने खुशदिल शाह को नो डाउट बहुत अच्छा चांस दिया, लेकिन इफ्तिखार अहमद की जगह अगर आप हैदर अली को डालते तो ज़्यादा बेहतर था। आपने मेरे ख्याल में कहा कि एक स्पिनर भी होना चाहिए, वो हमें सपोर्ट कर देगा, लेकिन 6 ओवर में उन्होंने जो है ना 36-37 रन दिए हैं और एक विकेट लिए। ठीक है, स्पिनर्स के लिए होता है, चांस होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जरा देखना पड़ता है कि थोड़ा सा ऑलराउंडर्स अपनी टीम में नजर आ रहे हैं आपको ज्यादा। खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद सबसे बॉल करवा रहे हैं, जाहिद महमूद भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर वसीम जूनियर भी बैटिंग कर लेते हैं, तो समझते हैं हम ज्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं। इफ्तिखार अहमद हो गए, खुशदिल हो गए, ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ये पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, ये कंटिन्यू बॉलिंग नहीं करते। हाँ, जाहिद महमूद है वो बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि भाई बैटिंग। बिल्कुल है, इफ्तिखार अहमद बैटिंग ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह बैटिंग ऑलराउंडर है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि बैटिंग ऑलराउंडर्स हमारी टीम में ज़्यादा हैं, और इस वक्त जो है ताज़ा तरीन स्कोर 288 रन है और 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन के आउट हो चुके हैं। इस पे भी बात करते हैं कि अब मज़ीद 2 ओवर का खेल बाकी है। रियाज साहब क्या कहेंगे, 2 ओवर का खेल बाकी है, 288 रन स्कोर कर लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ने, 300 के लगभग लगता है कि टारगेट जो है पाकिस्तानी टीम को मिलता दिखाई दे रहा है। देखें, बाबर आजम ने टॉस जीता, टॉस जीत के मतलब उनको जो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने फील्डिंग को चूज़ किया, और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि हम 300 तक रन्स तक का इनको काबू करना चाहेंगे। तो लकीली हुआ कि जो उन्होंने कहा था वैसे ही कमोबेश हो रहा है अभी तक, और ज़ाहिर 2 ओवर बाकी हैं तो कितने रन्स बनते हैं तो एक गेंद का खेल होता है, या फिर मतलब ये कि इसमें और, लेकिन ये है कि 300 के करीब रन्स बन रहे हैं, यह हो सकता है 1-2 रन आगे पीछे हो जाएंगे।
अब जो सबसे अहम जिम्मेदारी आयद होती है वो खुद बाबर आजम पे भी होती है, इसलिए कि वो कप्तान थे, जाहिर है जो उनका थिंक टैंक या जो भी डिसाइड हुआ होगा कि जी टॉस जीतेंगे तो आपने जो है फील्डिंग लेनी है, फील्डिंग चूज़ कर ली उन्होंने, उनकी मर्जी के मुताबिक आ गई बात। अब आपको ये मैच जो है जीतना चाहिए। अगर आप जीतने के लिए जाएंगे, मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे, बाहर निकल के खेलेंगे, तो आप ये मैच जीत सकते हैं। वरना मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो लास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं और जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है हमारी टीम और बड़े मौक़ों पे उन्होंने इस बात को साबित किया है। अब आज ये दिन आ गया है कि इमामुल हक को, बाबर आजम को और जितने भी हमारे मतलब जैसा अभी बात बैटर्स हैं कि मिडिल ऑर्डर मतलब बैट्समैन जो है मिडिल लंबी 8 नंबर तक बैटिंग है हमारी बैटिंग है, और जो मतलब ये कि जो हमने ऑलराउंडर्स लिए हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बैटिंग की होती है वैसे बैट्समैन बैटर। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि इसलिए कि सारी चीज़ें, अच्छा विकेट भी इतनी कोई ख़राब नहीं है, सपोर्टिंग विकेट है, थोड़े से स्पिनर्स को जो है हेल्प कर रही सिर्फ है, स्पिनर्स को फेवर कर रही है। लेकिन देखें जो 100 बना के गए जो 72 बॉलों पे उन्होंने मतलब ये कि बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए, तो मतलब ट्रेविस हेड जो है, हालांकि उन्हें एक चांस भी मिला था लेकिन उन्होंने जो है जिस तरह से रन्स बनाना चाहते थे, जहां स्ट्रोक खेलना चाहते थे उन्होंने खेले। इसका मतलब ये है कि अगर आप में की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है और आपने विकेट को सही तरह से रीड कर लिया है और आपका जहन जो है पॉजिटिव है, तो इस विकेट पे रन बना के दिए ना उन्होंने। अच्छा दूसरे बैट्समैनों ने भी बनाए, ऐसा नहीं है कि उनके सारे बैट्समैन जो है कोई, आप ज़ाहिर है 300 के करीब रन कर रहे हैं, तो उनके 3-4 बैट्समैनों ने भी अच्छे रन बनाए। तो अब जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैटर्स जो हैं उन पर सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है इस मैच को कम से कम जीतने की पूरी बिल्कुल कम से कम मैच को जीतने की कोशिश करें। जाफर साहब, जिस तरह कप्तान ख्वाहिश कर रहे थे कि 300 प्लस रन, हमने भी देख लिया तकरीबन 300 रन के करीब करीब है ऑस्ट्रेलियन टीम। सबसे अहम जिम्मेदारी जो है बैटर्स पर आएगी और फिर 6 रन प्लस का एवरेज है इनको चेस करना होगा। समझते स्ट्राइक रेट जिस तरह इमामुल हक का है, अगर एक एंड पर चार्ज करते दिखाई देंगे फ़खर जमान, अगर दूसरे साइड से अगर स्कोर ना हो तो जो स्कोर का जो लेवल है आप समझते हैं कि वो बराबर रहेगा? सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा बल्कि कि हमने 300 रन्स जो हैं वो चेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने टेस्ट में 300 रन्स नहीं बना सके हम, तो क्या ओडीआई में हम बना सकते हैं? क्योंकि काफ़ी अरसे से हम जो है ना वो 300 से ऊपर नहीं जा पा रहे, हम 280-250 तक ही हम वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, हाँ ग्राउंड होम ग्राउंड की वजह से और पिचेस की वजह से कहा जा सकता है कि हम हो सकता है कि ड्यू फैक्टर भी होगा तो हम अवेल कर सकते हैं, हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्लानिंग है और जाहिर सी बात है सबसे अहम जिम्मेदारी ओपनर्स की है। ओपनर्स देखें दोनों लेफ्टी हैं, अब दोनों लेफ्टी हैं, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जाते हैं, क्या करते हैं। हो सकता है कि वो वन डाउन आ जाएं क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है ना वो वन डाउन पोजीशन पे खेल रहे हैं फ़खर जमान, तो देखना पड़ेगा कि किसको वन डाउन करते हैं, या हो सकता है दोनों को ओपनर ला के एक मरतबा फिर लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है ना ख़ास तौर पर बाबर आजम को बैटिंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा ओपनर कौन आता है, क्योंकि बाबर आजम भी T20 में और रिजवान भी T20 में ओपनिंग कर रहे थे। बिल्कुल वनडे में कौन करता है ओपनर, रिजवान होंगे या फिर फ़खर जमान होंगे, लेकिन जैसा भी बाबर होंगे। एक एंड तो पक्का है कि इमामुल हक आएंगे। इमामुल हक की आप इतने उनके तनकीद क्यों करते हैं? आपको मालूम है कि वनडे का वो रैंकिंग में सबसे अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक। हालिया कारकर्दगी ऐसी नहीं है जाफर साहब की उसे टीम में रखा जाए। अभी टेस्ट में तो सेंचुरी मारी है, आपने देखा होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन वनडे में हालिया कारकर्दगी भी बेहतर रही है। उन्होंने 60-70 की रन बना चुके हैं वो हर मैच में तकरीबन। अब आप ये देखिए जब ICC रैंकिंग आती है उसमें मेरे ख्याल में 16वें या 17वें नंबर पे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। आप वनडे की अगर आप रैंकिंग देख लें, अगर आप पाकिस्तान टीम की रैंकिंग देखें तो वो 10वें नंबर पे, हमारे प्लेयर 16वें-17वें पे, ये तो ठीक बनती है मेरे ख्याल में। ठीक बनती है। जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि इमामुल हक की सिलेक्शन बिल्कुल सही हुई है, तो उसी तरह आप शहूद शकील के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है आपने, आज वो टीम का हिस्सा है। उम्मीद है कि अगर मौका मिला और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि टीम को उनकी, तो वो रन कर सकते हैं। देखें बिल्कुल प्रेशर में देखें ये तो पता चलेगा, लेकिन शज़वा इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि 2021 में हमारी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है ये इसने सबसे कम मैचेस खेले
दुनिया की अगर दूसरी टीमों को देखें तो उसके मुकाबले में वैसे तो कोविड भी था, जाहिर है बहुत सी टीमों को मौका नहीं मिला, हमने सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं पूरे साल में। मतलब तो आप ये देखें कि हमारे खिलाड़ियों को वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मतलब ये कि होना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है वो नई खेल रही है, 4-5 खिलाड़ी उसमें नए हैं, लेकिन उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी मेंटल अप्रोच, उनका प्रोफेशनल अप्रोच जो है हमसे ज़्यादा बहुत अच्छी है, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, जिस तरह से वो लेके चलते हैं चीज़ों को। रह गई सऊद शकील की बात, तो मैं समझता हूँ कि उनको मौका देना बड़ी अच्छी बात है, दिया। और रह गई जो अभी आप दोनों के दरमियान बात हो रही थी इमामुल हक, तो कैटेगोरिकली ये बात तो तय, देखें इमामुल हक एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इस पे तो मतलब दो राय नहीं हो सकती, और वक्तन फवक्तन ऑन एंड ऑफ उन्होंने मतलब ये कि रन्स भी बनाए। हम उनको खुदा न खासा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जब एक पोजीशन पे आपके पास और भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं तो आप उस हिसाब से बाहर आए, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, आप चांस देंगे ना, दूसरे खिलाड़ियों को भी चांस दें, ये है कहने का मकसद। खुदा न खासा मतलब इमामुल हक एक अच्छे प्लेयर हैं, और ये भी क्रिटिसिज्म गलत होता है कि कोई किसी का भांजा या भतीजा, ये कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई अच्छी परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका हक है। जिस तरह से एक जमाने में हनीफ ब्रादरान पे क्रिटिसिज्म होता था और उनको एक मौके पे उस्मान कादिर अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका हक है खेलना। एक मौके पे हनीफ ब्रादरान के साथ बड़ी ज्यादती हुई कि उनको मतलब ये कि उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट का ऐलान करवाया गया हनीफ मोहम्मद से, और तीनों भाइयों को नहीं खेलने दिया गया, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, कराची टेस्ट में। और ये मेरे ख्याल से हमने तो मतलब पढ़ा है अखबारों में। इसी तरह से और भी हमारे मतलब जावेद मियादाद, फैसल इकबाल के साथ जावेद मियादाद की वजह से ज्यादती हुई। इसी तरह से मोइन खान के जो बेटे हैं आजम खान, उन पे बेचारों पे क्रिटिसिज्म हुआ, और वो वर्ल्ड कप की टीम से जो दुबई में अभी हुआ था उसमें वो बेचारे बाहर हो गए। तो इसी तरह और भी प्लेयर्स हैं, मतलब ये होना नहीं चाहिए। और एक ज़माने में अब्दुल कादिर, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्पिनर थे पाकिस्तान के, उनके बेटे उस्मान कादिर के लिए टीम का वो जो है स्क्वाड का हिस्सा है, अच्छे प्लेयर हैं। उनके रियाज भाई जितने क्रिकेटर्स हैं उनके तो फिर भी फैमिली से आ रहे हैं, हाँ। क्रिकेटर बन रहे हैं, लेकिन हॉकी में क्या वजह है कि हॉकी के खिलाड़ी जो है ना उनके बच्चे हॉकी प्लेयर नहीं बन पाते? उसकी वजह ये देखें, एक तो क्रिकेट जो है वो तो प्रोफेशनल प्लेयर है, ठीक है ना, उसमें तो आप आ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन हॉकी के साथ बदकिस्मती रही है जाफर कि अर्ली 90s में जब हमारे पूरे मुल्क में कमोबेश 40-45 टीमें थीं, तो जब ये इदारे अर्ली 90s में प्राइवेटाइज हुए तो बतदरीज मतलब डिपार्टमेंट्स की टीमों ने अपनी टीमें जो हैं ख़त्म करनी शुरू कर दी। जब ख़त्म करनी शुरू कर दी तो आप ये देखें कि जो दो मुल्क की बहुत बड़ी और अच्छी टीमें होती थी जिन्होंने बड़ी खिदमत की, यानी PIA और कस्टम ने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, उन्हीं के स्टार्स खिलाड़ी होते थे जो दुनिया में पाकिस्तान की टीम में शामिल होकर नाम पैदा करते थे। तो इसका मतलब ये कि जॉब और कैरियर ख़त्म हो गया। तो लोगों का जब जॉब और कैरियर नौजवानों का ख़त्म हो गया और मतलब टीमें ख़त्म हो गई, तो इसकी वजह से फिर नौजवानों ने आना बंद कर दिया। फिर ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो 9/11 के बाद अपनी टीमों को बाहर ले जाते, और 9/11 के बाद दूसरी जो टीमें थी वो यहाँ नहीं आई। हमारे खिलाड़ियों को तजुर्बा भी कम हो गया, उनको एक्सपोजर भी उनको नहीं मिल सका, नौकरियाँ भी ख़त्म हो गई। तो उस वक्त जब नौकरियाँ थी और मतलब ये कि हॉकी उरूज पे थी, हम बड़े बड़े टाइटल जीत रहे थे। देखें, हमने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8-10 एशियन गेम्स जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। और लेकिन अब ये कि जब जॉब नहीं है तो खिलाड़ियों ने इस तरफ आना बंद कर दिया है। जब जॉब्स और कैरियर था तो नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी ज्यादा थे, इसीलिए आपकी टीमें अच्छी बनती थी। जाफर साहब, कुछ जराए से खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर भी जो है रिटायरमेंट वापस लेने के लिए हैं, क्या खबरें हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से? देखिए, आमिर ने अपने आप को जिस तरह बयानात दिए उन्होंने पिछले दिनों अपने आप को खुद ही बैकफुट पे कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि जो मैनेजमेंट चल रही है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, रमीज़ राजा चेयरमैन, वो क्योंकि वैसे ही इनके ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने माजी में जो है ना गलतियाँ की और गलतियाँ की पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उन्होंने पूरी दुनिया में, वैसे ही हर कोई उनसे खफा था। लेकिन फिर भी जितने चेयरमैन गुजरे थे रमीज़ राजा से पहले, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके टीम में तो लिया है प्लेयर्स को। लेकिन जो असूलन बनता यह है कि जिसने गलती की, जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है पूरी दुनिया में, उसको तो टीम में होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। अब आमिर जो जिस तरह अपनी कोशिशों में है कि वो दोबारा से जो है ना वो टीम में आ जाए और अपने जो है ना डोमेस्टिक में कम से कम उनको ले लिया जाए, तो मेरे ख्याल में अब उनकी जगह बनती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स आ चुके हैं कि वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
सिर्फ अच्छा एक आमिर साहब कप है। टारगेट सेट कर दिया है। टारगेट इस वक्त ये है कि 313 पे 7 आउट हो गए हैं और गालिबन मतलब कि 50 ओवर हो गए हैं, यानी 313 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं, तो आपको 314 रन अब बनाने होंगे। बिल्कुल है, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन बनाए हैं और 314 रन का जो है टारगेट पाकिस्तान को दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और कितने आसान तरीके से जो है टारगेट को चेस करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जो है 313 रन स्कोर किए हैं और 314 रन का टारगेट जो है पाकिस्तान को दिया है इस मैच में जीतने के लिए। रियाज साहब एक दफ़ा फिर 313 रन जो हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है 300 प्लस रन स्कोर करेगी, तो 300 से ज़ायद रन स्कोर कर लिए हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं आसानी से टारगेट चेस करते हुए नजर आएंगे। हमारी तवक्कात के तो एन मुताबिक ऑस्ट्रेलियन टीम ने गो के नए खिलाड़ी उसमें, लेकिन उन्होंने जो है 300 से ज़्यादा रन बना लिए। 313 रन 7 खिलाड़ी, 314 का आपको टारगेट मिला। लेकिन हमारे कप्तान जो है बाबर आजम वो ये कह रहे थे कि हम 300 तक, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी टीम को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग की ज़रूरत हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जब ये बैठे होंगे ना, अब ये बैटिंग के लिए आएंगे, तो इस वक्त जो है एक साइकेट्रिस्ट को, मतलब उनको तमाम बैटर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए। वैसे तो देखें, मैं बुनियादी तौर पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती, अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो यहाँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव अंदाज में मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ियों को दिखानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑन एंड ऑफ माजी में भी जो बैटर्स हैं हमारे, बिल्कुल कहीं ना कहीं अच्छी जो परफॉर्मेंस बैटर्स की की है। भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो 314 रन का टारगेट चेस करें। वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं सोहेल अनवर साहब। तो सोहेल साहब स्टूडियो में खुशामदीद आपको। सबसे पहले क्या कहेंगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से? पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त सिंध रेंजर्स और आपके ताउन से जो है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जानिब से जो है एक तनसाजी का मुकाबला हुआ। 158 प्लेयर्स ने उसमें शिरकत की, तो कितना अच्छा साइन था कराची वालों के लिए? ये सबसे पहले शहजादा भाई ये बताऊं, ये पहला प्रोग्राम नहीं है, हम इससे भी बड़े और इससे भी अच्छे इवेंट्स करा चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा सबसे खास बात थी कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जो अनाउंस किया कि जी हम ओपन चैंपियनशिप हर साल कराना चाह रहे हैं ताकि हेल्दी एक्टिविटी हो, लोगों को शौक बढ़े। तो उसकी वजह से हमने ये किया, पूरे पाकिस्तान से, पूरे सिंध से 158 प्लेयर्स आए इसके अंदर। और जो सबसे बड़ी बात इसमें हमने जो करना चाह रहे थे, जो हमारी फेडरेशन करना चाह रही है कि आप एथलीट तक अच्छी चीजें पहुंचाएं ताकि एथलीट को शौक पैदा हो। खास तौर पर देखें पैसा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है, और इसमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं थी, मैं आपको बता दूं इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग भी थी, इसके अंदर मास्टर क्लास थी। जो 40 और 50 साल से जायद उम्र के बॉडी बिल्डर्स थे वो माशाल्लाह सबसे फिट थे। उसके अलावा जूनियर्स थी, वुमेन्स फिटनेस थी, वुमेन्स एथलेटिक थी, मॉडल फिजिक थी, एथलेटिक फिजिक थी, क्योंकि दुनिया में बॉडी बिल्डिंग बहुत चेंज हो गई है। वो मसल, बड़े बड़े मसल खाली नहीं है, तो डिफरेंट उसकी शाखें निकलाई हैं। उस हिसाब से हमने इस इवेंट को इंटरनेशनल मेयार पे रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जो इस वक्त प्रेसिडेंट है दातुपाल चुआ, जो प्रेसिडेंट है WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन के, उन्होंने बाकायदा कराची के लिए एक पैगाम भी भेजा कि इतना अच्छा इवेंट हुआ। तो हमने इसमें कैश प्राइजेस रखे जो कि तकरीबन 5.5 लाख के करीब कैश प्राइजेस थे जो प्लेयर्स को उसी वक्त मिले। अब हम मिस्टर पाकिस्तान कराने जा रहे हैं टॉप सिटी के ताउन से। जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कुंवर मुईज खान, वो टॉप सिटी के CEO हैं। तो 3 मिलियन कैश प्राइज इन्होंने अनाउंस किया है जो कि हम जाके सितंबर या अक्टूबर में कराएंगे। अच्छा सोहेल साहब, फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तो 12 फेडरेशन काम कर रही है बॉडी बिल्डिंग की, इस हवाले से क्या कहेंगे और कौन सी फेडरेशन सही है? हमें अब तक ये अंदाजा नहीं हो पा रहा। मैं तो ये कहूंगा सब सही है। उसकी वजह ये है कि मेरे नजदीक फेडरेशन ज्यादा बनने का फायदा ये हुआ कि फेडरेशनों की मोनोपोली खत्म हुई, हर एक से बेहतर एक अपना इवेंट कराना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये देखें कि ये कौन सही है कौन गलत। मैं आपको आपके चैनल के थ्रू बताऊं कि यहाँ पर जो ओलंपिक का और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक फड्डा चल रहा है, सालों से जमाने से चल रहा है
जिसकी वजह से इनको ये अंदाजा नहीं है कि खेल तबाह हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज कई साल हो गए, शायद हमने कहीं बचपन में सुना था कोई मेडल जीता पाकिस्तान ने ओलंपिक में, उसके बाद तो हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो ये तो सवाल ओलंपिक से करना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को क्यों लेके जाते हैं। अच्छा, अब मसला ये, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जो कि आप कह लें काली भेड़े कह लें, लेकिन सारे नहीं, ज्यादातर, लेकिन जो उनके ऊपर बैठे हैं, डीजी साहब बैठे हैं, फहमीदा मिर्जा साहब बैठी हैं, या और कुछ लोग हैं पहले जो रिटायर्ड हो गए, अब अच्छे लोग आए, उम्मीद है नई पॉलिसी बन रही है, उसके तहत जब ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये फेडरेशनें खत्म होंगी। और जब एक फेडरेशन होगी और उनसे पूछगछ होगी, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो फेडरेशनें इंटरनेशनल मेडल्स लेके आ रही हैं, आप उनको ऑन करें, वो गलत है, सही हो, बात की बात है। तो इसके लिए कौन काम करेगा ये बताएं। डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा, मेन पाकिस्तान स्पोर्ट्स और फहमीदा मिर्जा साहबा वो काम कर रही हैं इस पे, लेकिन बात यह है कि जाहिर है वो अकेली क्या करेंगी, कि उनको सब मिलके करना है। मैंने इसका मशवरा ये दिया था कि आप सबसे पहले किसके डॉक्यूमेंट सही हैं, गलत हैं, कोर्ट केसेस कर देते हैं बात बात पे सारी फेडरेशन है, तो आप इस सबको छोड़ के सबसे पहले एक लाहेमल बनाएं कि जी आप इंटरनेशनल किसी, अच्छा ये खाली बॉडी बिल्डिंग में नहीं, कहीं 4 फेडरेशन है, कहीं 3 है, हर खेल में बनी है। तबाही की वजह यह है, सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए क्या आप समझते हैं शहजाद भाई, गवर्नमेंट के लिए मसला है कि एक फेडरेशन कर दे, सबको खत्म कर दे? ये कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट भी खत्म कराना नहीं चाहती, वो खुद चाहती है कि फेडरेशनें बनी रहें ताकि उनसे कोई पूछ गए बोला जी ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, तो एक कर दें और सिर्फ ये करें कि उनका सबसे पहले देखें इंटरनेशनली कौन मेडल ला रही है फेडरेशन, उसके कागज सही है गलत है उसको ओन करें। बिल्कुल जाफर साहब, जिस तरह ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही इस चीज को सही करेगी, और गवर्नमेंट ही कह रहे हैं कि सोहेल साहब के गवर्नमेंट ही सही करना नहीं चाहती कि फेडरेशन 10-10 फेडरेशन काम करिए, हर खेल में हम देख रहे हैं 2-3 फेडरेशन बनी हुई है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मेरे ख्याल में जो माजी में हुआ करता था सिर्फ एक स्पोर्ट्स बोर्ड हुआ करता था जो कि वो चलाता था पूरे निज़ाम को, पूरे पाकिस्तान के हर स्पोर्ट्स को। लेकिन जब से ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल साहब, कि जब से POA बनी है उसने जो है ना ये तबाही मचाई है, उससे प्लेयर्स का भी नुकसान हुआ है काफ़ी। लेकिन सोहेल साहब, जिस तरह आपने कहा कि फेडरेशन ज़्यादा होंगी, गवर्नमेंट भी चाहती है फेडरेशन ज़्यादा हों, लेकिन आपने कहा कि जो इंटरनेशनली मेडल लेकर आएगा उसको रिकग्नाइज करें, लेकिन जो गरीब फेडरेशन होगी वो क्या करेगी? वो तो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनली नहीं भेज पाती क्योंकि वो तो प्लेयर्स से लेती है। आप लोग, मेरा मकसद गरीब वो नहीं था, मेरा मकसद जो ग्रांट लेते हैं गवर्नमेंट से वो तो गरीब नहीं है। बिल्कुल, जो ग्रांट लेते हैं वो तो मेडल लाके दें, वो मेडल लाकर हम ग्रांट नहीं लेते, हम बोलते हैं हमारे पास अपना पैसा लेकर अगर आएंगे तो यकीनन उनके लिए भी फायदा होगा। इस वक्त जो है ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अजान का ब्रेक है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अभी बात हो रही थी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, तो थोड़ी सी बात क्रिकेट पे भी कर लें जाफर साहब से। जाफर साहब, 313 रन का टारगेट है, 314 रन बनाने हैं हमें, समझते हैं कि हमारे बैटर इमामुल हक और फ़खर जमान का स्टार्ट बड़ा अहम होगा इस मैच के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, उनको दिखाना चाहिए क्योंकि ये वाहिद ऐसा मैच है जिसमें इससे पहले 300 रन चेज जो है ना वो 2014 में हुए थे, जब बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेला था एशिया कप में, और उससे पहले अगर हम पिछले चले जाएं जो 300 रन चेज किए थे वो 2007 में किए थे, तो बड़ा डिफरेंस है। अगर आज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ा सा फ़खर जमान, और आपने बात की इमामुल हक की, उन्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हमें चेस करने के लिए ज़रा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और अच्छा सोहेल साहब, मुस्तकबिल में मजीद क्या क्या इवेंट्स हैं आपके पास बॉडी बिल्डिंग? हमारा भी जो रिसेंट इवेंट है, इंटरनेशनली जो इवेंट है वो जुलाई में हो रहा है, 15 से 21 जुलाई मालदीव्स में, और जो कि एशियन चैंपियनशिप है और वहाँ की गवर्नमेंट करा रही है। जो सबको मैं आपको आपके चैनल से बता दूं, जितनी फेडरेशन है इसमें सिर्फ एक फेडरेशन जो इंटरनेशनली IFBB से रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको मुख्तलिफ कंट्रीज करती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, वहां पर उनके करप्शन के केसेस की वजह से IFBB दुनिया में खत्म हो चुकी है, सिर्फ IFBB प्रो रह गया, तो लिहाजा इंटरनेशनल तो है ही नहीं। एक दूसरी WBP है, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको मुख्तलिफ ममालिक के गवर्नमेंट ओन करती हैं, तो यही 2-1 रह गई, तो उसका बाकी तो ऐसे बहुत हैं। तो हम जा रहे हैं इस वक्त, जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि एशियन चैंपियनशिप मालदीव में जो हो रही है
54th एशियन चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग की फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन की, उसमें जा रहे हैं। अभी ये जो हम ताशकंद गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। अभी सी गेम्स जो वियतनाम में हो रहे हैं उसमें भी हम जा रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट हमें बुला रही है। सवाल ये किया जाए जो दूसरी पैरेलल फेडरेशन है जिसको माना जाता है, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, तो उनसे ये पूछा जाए जितने उनके एथलीट हैं उनके जितने मेडल्स आए, वो जो मेडल क्लेम करते हैं वो मेडल हमारी फेडरेशन जीतते यहां से, फिर वो उधर चले जाते, क्योंकि उधर पीछे जनरल आरिफ हसन साहब का सीधी कह ले डंडा है उनको, तो वो सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट वहां से खेलते हैं जाके। हम मजबूर है, जिस दिन डिपार्टमेंट को आजाद कर तो दिया। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर क्या मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? सर मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा है और आइंदा भी होगा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर एक चार्टर अकाउंटेंट से ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि वो अगर एक जिम में जाता है उसके 25-30-40 हजार उसकी सैलरी होती है, उसके पर्सनल क्लाइंट होते हैं, उसके अलावा वो अब बहुत और दूसरे डिपार्टमेंट से खेलता है, तो एक बॉडी बिल्डर हंस खेल के 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा लेता है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है सोहेल साहब कि जितने मुकाबले होते हैं वो ज्यादातर क्लब्स के लोगों को बुलाया जाता है ताकि उनकी प्रमोशन हो? नहीं, ऐसा भी होता है। कुछ फेडरेशन ऐसी हैं जो अभी एक हुई है फेडरेशन, आपको बताएं अभी जो हमारी UBBI जो एक करके एक फेडरेशन हमारी बनी है नई, उसके वर्ल्ड के मुकाबले में हमारे एथलीट गए, ये मैं आपके चैनल से बता रहा हूं, उसके अंदर टोटल 4 ममालिक ने हिस्सा लिया और वो हमारे यहाँ वर्ल्ड का मुकाबला, और 4 ममालिक ने हिस्सा लिया जिसमें 5वां पाकिस्तान था शायद, और उसमें से हमारे जो प्लेयर गए 2 वहां से स्लिप भी हो गए स्पेन से। अच्छा रियाज साहब क्या कहेंगे, तो जैसा सोहेल अनवर साहब कह रहे हैं कि फेडरेशन के हवाले से तो समझते हैं कि एक जितनी फेडरेशन है उसे कम से कम जो है एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में मुस्तकबिल देखते हैं खेलों को, अगर एक फेडरेशन हो जाती है तो पाकिस्तान से प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे। देखें, बदकिस्मती से हमारे माशरे की अखलाकी अकदार जो हैं वो कलेप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका रिफ्लेक्शन है। और ज़ाहिर है कोई भी शोबा बाहर नहीं है, स्पोर्ट्स का भी बाहर नहीं है। अगर मतलब ये पहली मरतबा थोड़ी कोई बॉडी बिल्डिंग में फेडरेशन है, दूसरी जो फेडरेशन है मुख्तलिफ खेलों की उसमें भी होती रही है। फुटबॉल जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप का मतलब खेल है उसमें भी ये सब होता रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं और जिन मतलब कि लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए, उनकी तरजीहात प्रायोरिटीज़ जो हैं वो दूसरी हैं। तो मेरे ख्याल से जब उससे हम बाहर आएंगे तो फिर इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि खेल जो है अगर किसी भी सतह पर हो रहे हैं, कोई भी करा रहे हैं, चूँकि ये देखें ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, और जो भी लोग इसको करा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी बात है। जितना ज़्यादा मतलब कि हमारे माशरे में मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए काम किया जाएगा, हमारे माशरे से नेगेटिव एक्टिविटी और मतलब वो ख़त्म होगी। तो ये एक बुनियादी तौर पर बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और देखें जैसे आपने कहा रियाज में नेगेटिविटी जो है दूर करने की आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि क्लब्स ऐसे इतना रुझान बढ़ गया है कि हर गली में हर मोहल्ले में 3-3 4-4 क्लब्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर सोहेल अनवर साहब की बात करें तो इनके तो जो भाई थे वो कुर्बानी दी है, मतलब कहने का मकसद है इंतकाल कर गए उसी उसमें, तो ये तो कुर्बानियां देकर इस पोजीशन पे पहुंचे और करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक अच्छी बात है। और मतलब इस तरह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हालात हैं इस वक्त, अगर किसी भी मतलब जो शोबे हैं फेडरेशन, अगर क्या कहेंगे इनके आपके भाई के हवाले से? वो मेरे भाई, मेरा इलेक्शन था अपना इस्लामाबाद में हमारे बॉडी बिल्डिंग का, तो उसको मिलने वहाँ आना था, वहाँ सिलेक्शन में भी आना था, तो वो एयर ब्लू के क्रैश में वो मेरे भाई शहीद हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मेरा जो छोटा बेटा तो माशाल्लाह 13 साल का हो गया, और 13 साल का भी 6 फुट का है वो, लेकिन वो जब पैदा हुआ है तो वो प्रीमेच्योर था। डॉक्टर ने बोला सिर्फ 20% बचने के चांसेस है। मैं उसे वेंट पे डाल के, क्योंकि मेरी पहली मीटिंग थी इस्लामाबाद में ओलंपिक के अंदर, और मैं जहाज पकड़ के वो मीटिंग अटेंड किया। हमें कुर्बानियां देनी होंगी। जहां तक मैं एक अपना ब्रांड है मेरे 22 ब्रांच हैं, मलेशिया में, यहाँ पर है, मानसेरा में। मुझे पैसों का इशू कोई भी नहीं है। सबसे पहली बात बता रहा हूं, मैं वायद शायद दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन मैं बोलता हूं, लेकिन हमें आप ऑन तो करें। और फिर हमने परफॉर्मेंस दे दिया, हमने 84 मेडल इस मुल्क को लेके दिए और बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ऑन करेंगे तो पाकिस्तान के लिए खिलाड़ी भी निकल कर आएंगे और पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को भी लहराते हुए नजर आएंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहेल अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।